क्या कह रहे हैं इन एग्जिट पोलों पे? मैं इस पे कमेंट ही करना नहीं चाहता। आपका सा आकलन क्या कहता है? महाराष्ट्र में विचारधारा नहीं है, वहाँ ना व्यापार धारा है। बैटिंग किसके लिए कर रहे थे? मतलब अजित पवार को समझ जाओगे, पवार फैमिली को समझ हैं। जाओगे, तो सब कुछ समझ जाओगे। आखिर राहुल गांधी के इतने फेवरेट क्यों है अडानी? जितना भी पैसा अडानी के पास है, वो सब प्रधानमंत्री मोदी का है और उसी पैसे के जरिए बीजेपी चुनाव जीतती है। 2 पावर सेंटर तो नहीं हो जाएंगे कांग्रेस में प्रियंका गांधी के आने से? प्रियंका गांधी ना अपने भाई को पीछे से सपोर्ट करती है। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि दोनों के लोग अपने अलग अलग हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रियंका गांधी के आने से लोकसभा में बहुत सारे ऐसे कांग्रेस लीडर हैं जो राहुल गांधी के करीब हैं, बड़ा इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एक नुकसान वेणुगोपाल का हो सकता है। एक वीडियो बड़ा वायरल हुई 10-15 दिन पहले प्रियंका गांधी के एक बेटे की राहुल गांधी के साथ। तो मैं इतना ही कहूंगा कि रेहान राजीव वाड्रा की पॉलिटिकल इंटर्नशिप चल रही है। क्या ऐसे हैं जो अभी भी डिकोड नहीं कर पा रही है कांग्रेस अपने लोगों को? दरअसल बीजेपी कहती है कि भगवान राम उनके साथ ना, राम भरोसे ही कांग्रेस चल रही है, भाजपा नहीं चल रही। भाजपा तो मोदी भरोसे चल रही है। कांग्रेस में इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिसमें शशि थरूर भी हैं, उनका यूज सही तरीके से नहीं कर पा रही कांग्रेस। मुझे लगता है कि उनका जो सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, उसका कारण है दिल्ली में बैठी केरल लोग। झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव का जो एग्जिट पोल आया है इतना क्रिप्टिक क्यों है? सवाल एक ये भी उठ रहा है कि आखिर जो न्यूज़ चैनल हैं उनकी क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में क्यों है? हम आदेश रावल जी से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मुताबिक एग्जिट पोल महाराष्ट्र और झारखंड में क्या आने वाले हैं, किसकी सरकार बनने वाली है। चूंकि जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें अधिकतर एग्जिट पोल में महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बन रही है और झारखंड में बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी आ रही है। एक सवाल हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आदेश जी से कि आखिर जो रेहान वाड्रा के साथ राहुल गांधी ने जो वीडियो पोस्ट की उसका मतलब क्या है, क्योंकि कई लोग कई प्रकार से उसका एनालिसिस कर रहे हैं और ये जानने की बता रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये सॉफ्ट लैंडिंग है राजनीति में। ये भी आदेश जी से जानने की हम कोशिश करेंगे। एक सवाल एक और भी है कि रेहान वाड्रा का एक नया नाम भी दिया गया है, वो नाम क्या है वो भी हम समझेंगे। उसके साथ अंत में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक जो झारखंड में जो कांग्रेस के नेता हैं, कौन से ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ अगर बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने उसका धन्यवाद दिया और उसको फोन करके कहा कि नहीं, तुमने राहुल गांधी के बारे में अच्छा कहा। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या प्रियंका गांधी और जब वायनाड से जीत के अगर संसद में आएंगे, जब भाई और बहन दोनों एक साथ बैठेंगे तो कांग्रेस के कौन से नेता खुद को इनसिक्योर फील करेंगे। ये तमाम सवाल हैं। इसके बाद लास्ट में जो दर्शक सवाल आदेश जी से पूछते हैं वो भी सवाल लेंगे और उनके सवालों का जवाब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आदेश जी से बात करते हैं। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताइए। महाराष्ट्र और झारखंड की पॉलिटिक्स को लेके आ गए हैं एनालिसिस। लोग बता रहे हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इसके अलावा लोग आपको लेके बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं कि आखिर आदेश रावल जी का आकलन क्या है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोगों ने देख लिया है कि अच्छा जो देते हैं बहुत सटीक तरीके से देते हैं। आपका आकलन क्या करा? क्योंकि बहुत सारे जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें बताया गया है कि भाई महायुति की सरकार बनेगी, झारखंड में बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी कर रही है, 150 से ज्यादा सीटें बताई जाए। आपका आकलन क्या है? पहले तो ये बताइए कि एग्जिट पोल पे आप क्या कह रहे हैं इन एग्जिट पोलों पे, और आपका आकलन क्या है? एग्जिट पोल पे मैं ये कहूंगा कि एग्जिट पोल की जो क्रेडिबिलिटी थी वो अब नहीं बची है, वो बिल्कुल हार्म हो चुकी है। और उसके कई सारे उदाहरण हैं। उसका उदाहरण है लोकसभा का चुनाव, उसका उदाहरण है हरियाणा का चुनाव, और उससे पहले भी एग्जिट पोल लगभग सभी में फेल हुआ है, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे 2019 का हरियाणा का चुनाव हो। ठीक है, तो इसीलिए शायद इस बार जो बड़े चैनल्स थे, न्यूज चैनल्स थे, उन्होंने एक्सिस माई इंडिया को नहीं एग्जिट पोल करने दिया, CSDS ने नहीं किया, सी वोटर ने नहीं किया। तो जो बड़े चैनल्स थे उन्होंने एग्जिट पोल किया ही नहीं। जिन कंपनियों ने किया उनके पोल्स को उठा के उन्होंने कहा कि ये पोल ऑफ द पोल है। यानी क्या हुआ, लोग ये नहीं समझते कि एग्जिट पोल की कंपनी में और एक चैनल में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ, 2019 के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल ने, सी वोटर सर्वे ने एबीपी न्यूज के साथ सर्वे किया और उन्होंने ये कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की 6 सीटें आएंगी, या वेस्ट बंगाल में ये कहा गया कि बीजेपी जो है वो सरकार बनाएगी बहुमत से, 70 सीटें आई उनकी। तो लोग ये नहीं समझते कि चैनल और कंपनी जो
कोई भी कंपनी जो एग्जिट पोल करती है वो अलग होते हैं। जो आम जनता होती है वो ये सोचती है कि ये इस चैनल का सर्वे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया हाउसेस, दूसरा उसमें पैसा बहुत खर्च होता है, तो मीडिया हाउसेस पैसा भी खर्च करें और अपनी क्रेडिबिलिटी को भी हार्म करें, डाउन करें। ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोगों ने या न्यूज चैनल्स ने या उनके प्रोप्राइटर्स ने या संपादकों ने ये तय किया कि हम ये करेंगे ही नहीं, जो भी कर रहे हैं हम उनका उठाएंगे, ये कहेंगे देखिए फलाने ये दिया, फलाने ये दिया, ये दिया। क्योंकि मीडिया में आज की डेट में बहुत बड़ा इशू क्रेडिबिलिटी का है और हर कंपनी उसको वापस गेन करना चाहती है। हर मीडिया हाउस चाहता है कि नई जनता उनके ऊपर भरोसा करें। तो उसमें जो पहली कड़ी है वो एग्जिट पोल है। और जब लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की हुई थी, उन्होंने भी उसमें टिप्पणी की थी, ठीक है ना। और दूसरी उससे महत्वपूर्ण बात, लोकसभा चुनाव का जब एग्जिट पोल हुआ उसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि देखिए ये बहुत बड़ा खेल शेयर मार्केट में हुआ है और इससे जो देश के आम जनता है जो वहां पैसा लगाती है उनके पैसे डूब गए। मेरे हिसाब से वो 30 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट था, जो जिसको मैं अच्छे से याद कर पा रहा हूँ। तो एग्जिट पोल, चैनल्स की क्रेडिबिलिटी, ऊपर से मीडिया हाउसेस पैसे दें और आपकी इज्जत भी ना बचे, तो किस काम के एग्जिट पोल? मैं इसको ऐसे देखता हूँ। और अब आपने कहा कि उन्होंने कहा है कि सरकार मायूसी की बन रही है, वहां ऐसे हो रहा है, तो मैं इस पे कमेंट ही करना नहीं चाहता, क्योंकि बिल्कुल इस पे ट्रस्ट नहीं है। चाहे कोई उठा के देख लो आप। आपका आकलन क्या कहता है? मेरा आकलन ये कहता है महाराष्ट्र में कांग्रेस और बीजेपी नहीं मिल सकते, ठीक है, बाकी कोई भी मिल सकता है और कहीं भी जा सकता है, ठीक है। अपने यानी जनता जो आपको मैंडेट देगी वो पहले भी जनता ने जिताया किसी और को, सरकार किसी और की बनी, ठीक है, और वो इस बार भी ऐसा हो सकता है। यानी उदाहरण देता हूं आपको, आपके दर्शकों के लिए। शरद पवार ने 2014 में फडणवीस की सरकार को समर्थन दिया, 2014, हाँ, ठीक है। एक वर्ड है, देखो महाराष्ट्र में विचारधारा नहीं है, वहां ना व्यापार धारा है। आर्थिक राजधानी भी है, आर्थिक राजधानी भी है ना, तो वहां सब विचारधारा को छोटे से व्यापारी हो गए, सबको सत्ता चाहिए। अब अजीत पवार 15 साल तक यानी एनसीपी के साथ हिस्सा थे, कांग्रेस और एनसीपी थी 1999 से लेकर 2014 तक। शिंदे साहब तो पहले ही उद्धव ठाकरे साहब थे। शिवसेना और बीजेपी नेचुरल अलायंस थे, बिल्कुल। इन 5 सालों में शिवसेना और कांग्रेस जो है वो मिलके, और शिवसेना एक सेकुलर पार्टी होगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी का समझौता तो हो नहीं सकता, बाकी 23 तारीख को कुछ भी हो सकता है। और महाराष्ट्र का प्रेडिक्शन इसलिए भी डिफिकल्ट है कि 3 पार्टी एक तरफ, 3 पार्टी एक तरफ, मायावती और एमवीए। अब उसके अलावा ओवैसी, प्रकाश अंबेडकर, बीएसपी, राज ठाकरे, बसपा, समाजवादी और इंडिपेंडेंट। जहां एक सीट पे 10-10 लोग खड़े हैं, उसका प्रेडिक्शन बताओ कैसे करो? सोच के देखो एक बात। मतलब महाराष्ट्र का इलेक्शन बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मैंने जो आपको एक बात कही कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के व्यापार धारा के को मद्देनजर रखते हुए प्राइमा फेसी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है। ऐसे आपने एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर और बताया था कि भाई महाराष्ट्र का चुनाव ऐसा चुनाव हो गया है कि बीजेपी कांग्रेस न मिल जाए, बाकी कौन किधर जाएगा कोई ठीक नहीं। इसी पे एक सवाल है हमारा। अजीत पवार ने कुछ दिन पहले कहा था कि जब 2019 में सरकार बनाने की बात आई तो इससे पहले शरद पवार, अडानी, देवेंद्र फडणवीस एक साथ मिले थे। सवाल हमारा ये है, हाँ, सवाल हमारा ये है, बैटिंग किसके लिए कर रहे थे वो? समझ ही में नहीं आया। क्योंकि अजीत पवार, अगर अजीत पवार को समझ जाओगे, पवार फैमिली को समझ जाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे। वो इसलिए कर रहे थे जो मैंने डिकोड करने की कोशिश करी। दरअसल जैसे मैंने कहा ना कि अजीत पवार का बीजेपी के साथ जाना नेचुरल अलायंस नहीं है, क्योंकि मराठा, दलित और मुसलमान ये 3 वोटर है एनसीपी का, ठीक है। लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी हारी, फिर उन्होंने इस विधानसभा चुनाव से पहले ये कहा कि ये हमारी गलती थी कि हमें सुप्रिया के खिलाफ खड़ा नहीं करना चाहिए था, माफी मांगी।
अब बीजेपी के साथ दलित, मुसलमान और मराठा जा ही नहीं जा ही नहीं सकता, सकते। ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल वोटर है कांग्रेस और एनसीपी का। उस बात को अजीत पवार अच्छे से भाप रहे थे। जब उन्होंने ये कहा कि उस बैठक में शरद पवार भी थे, अडानी तो थे पवार भी थे, तो वो ये कह रहे थे कि मुझे चाचा ने भेजा है यहाँ, अच्छा, मैं उनसे दूर नहीं हूं। वो उस वक्त अपने वोटर को एड्रेस कर रहे थे कि वो उस वक्त मराठा, दलित और मुसलमान को ये कह रहे थे कि भैया मुझे चाचा ने यहाँ भेजा है, मैं उनसे दूर नहीं हूँ, मैं उनसे दूर नहीं हूँ और मैं कभी भी घर वापसी कर सकता हूँ। बेसिकली वो जो इंटरव्यू था, और वो अजित पवार इतना बेवकूफ नहीं है कि कुछ भी इंटरव्यू में कह देगा, ठीक है ना, वो रामदास अठावले नहीं है, इतना जो मुद्दा अभी हाई है, नहीं, हाईली पॉलिटिकल आदमी है, हर चीज के पीछे एक मोटिव होता है। तो उनका मोटिव ये था कि वो ये कहें कि चाचा के कहने पे गया हूं, ताकि वोटर में संदेश जाए कि इनकी घर वापसी हो सकती है। अब इसका उनको फायदा हुआ है नहीं हुआ, ये समझ में आएगा 23 तारीख को। उसी दिन सुबह रुझान आने शुरू हो जाएंगे और आप समझ जाओगे कि इस बयान का मकसद अजित पवार का पूरा हुआ या नहीं हुआ। अडानी से याद आया कि अडानी का मामला हाई है, अमेरिकी न्याय विभाग ने आरोप तय किए हैं, राहुल गांधी का फेवरेट। राहुल गांधी फेवरेट मुद्दा है ये। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं, हमारे दोस्त एक थे, हमने कहा कि भाई आज हमारे मित्र विकास नहीं है तो आदेश सर का इंटरव्यू हम लेने जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आदेश सर से पूछना कि आखिर राहुल गांधी की इतने फेवरेट क्यों है अडानी? फेवरेट नहीं है राहुल गांधी को ये लगता है कि बिजनेस में ना मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, एक आदमी का अधिकार नहीं होना चाहिए, और मोदी सरकार जो है वो सब कुछ ताक पे रखे, सारे रूल्स रेगुलेशंस को। अब केनिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और अब अमेरिका, इन सब देशों में जब इनको बिजनेस मिलता है तो उसकी अगुवाई कौन करता है? खुद सरकार। तो राहुल गांधी को ये लगता है कि जो जितना भी पैसा अडानी के पास है वो सब प्रधानमंत्री मोदी का है, और उसी पैसे के जरिए बीजेपी चुनाव जीतती है, और उसी कारण से कांग्रेस पार्टी चुनाव मैनेजमेंट में पैसे में हार जाती है। उसकी शुरुआत कहां से होती है? 2016 नोटबंदी। अच्छा, तो राहुल गांधी जो है वो ये कहते हैं कि मेरा कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है अडानी के साथ, ठीक है, और हमारी अपनी सरकारों ने भी काम दिए उनको। आरोप यही लगते हैं हाँ, कि भाई मैं अभी तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के साथ आपने एमओयू साइन किया। नहीं, एमओयू तो किया ही किया उन्होंने, इसके अलावा स्किल यूनिवर्सिटीज के नाम पे 100 करोड़ रुपए, स्किल यूनिवर्सिटीज के नाम पे 100 करोड़ रुपए लिए, चंदा भी लिया। हाँ, मैंने उस पर भी लिखा था कि जब राहुल गांधी मोनोपोली की बात करते हैं अडानी अंबानी को लेके, और जब आपके लोग उनसे चंदा लेते हैं तो वो आपकी उस मुहिम को ठेस पहुंचती है, चाहे वो रेवंत रेड्डी हो, चाहे वो कर्नाटका की सरकार हो, कोई भी हो, चाहे पूर्ववर्ती राजस्थान की गहलोत सरकार रही। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी 2022 में, वो यात्रा राजस्थान पहुंची, और उसी वक्त अडानी के साथ अशोक गहलोत ने एमओयू साइन किए। राहुल गांधी से फिर सवाल पूछा कि आप तो अडानी कर रहे हो, आपके मुख्यमंत्री तो धंधा कर रहे हैं उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि अगर इस डील में कुछ भी गलत होगा तो मैं इसका विरोध करूंगा। आज भी अब कहे कौन कि इसमें गलत क्या है, सही क्या है? आज भी राहुल गांधी ने कहा, एक मैं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हमारे एक बार नहीं 3 बार सवाल पूछा गया, मैं था वहां पे मौजूद। दूसरा सवाल हमारा ये है कि मान लीजिए कि अब तो कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ लोकसभा में प्रियंका गांधी अगर जीत के आती हैं तो प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। नहीं, वहां का प्रेडिक्शन मैं कर सकता हूँ, वो जीत के आ रही हैं। हाँ, जीत के आ रही हैं, ठीक है, कंफर्म है, वहां से जीत के आ रही हैं। वायनाड से प्रियंका गांधी जीत के आ रही है, और पहला दफा होगा जब लोकसभा में बहन और भाई दोनों आसपास बैठेंगे। सवाल हमारा ये है कि लोगों का ये मानना है कि अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक लोकसभा में आके बैठते हैं तो पहला तो एक तो बीजेपी एक परिवारवाद का मुद्दा उठाएगी। जो दूसरा मेन सवाल है हमारा, लोगों का ये कहना है कि कहीं ऐसा तो ना होगा कि 2 सेंटर कांग्रेस में पल जाएं, तो एक समर्थक राहुल गांधी के हो जाएं, दूसरे समर्थक प्रियंका गांधी के हो जाएं। क्या सेंटर में डिवाइड? दूसरा इसी में सवाल इंक्लूड कर लेते हैं, उसका भी जवाब दे दीजिएगा कि इससे परेशानी देखो तुम अभी जवान हो, मैं भूल जाता हूँ, एक एक करके मुझसे सवाल पूछा करो। हाँ। तो ये पहला सवाल दे दीजिए कि क्या सेंटर तो 2 पावर सेंटर तो नहीं हो जाएंगे कांग्रेस में प्रियंका गांधी के आने से? देखो अभी तक क्या था, लोकसभा में सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठते थे,
सोनिया गांधी अब राज्यसभा का हिस्सा है और मजबूरन मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को राजनीति में आना पड़ा, नहीं चुनावी राजनीति में आना पड़ा। तो अब प्रियंका गांधी बैठेंगी, राहुल गांधी बैठेंगे। जो आपने कहा कि 2 सेंटर तो नहीं हो जाएंगे, मैं आपको सही बताऊं तो प्रियंका गांधी ना अपने भाई को पीछे से सपोर्ट करती हैं, वो उनके लिए क्राइसिस मैनेजमेंट करती हैं। जितना मैंने अभी तक उनको देखा है, समझा है, कहीं भी संकट आता है सरकार का, चाहे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच झगड़ा हुआ, किसने निपटाया? प्रियंका गांधी का नाम आ गया है। फिर भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव का 2.5 साल वाला हुआ, प्रियंका गांधी विदेश में थी, 2 दिन तक वेट किया गया, आई, उसको निपटाया। चाहे डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया की बात हो, हिमाचल वाला भी, चाहे हिमाचल में सुक्खू सरकार संकट में हो, पप्पू यादव का पार्टी में लाना हो, किसी पार्टी का विलय हो, G23 को डिसमेंटल करना हो, हरियाणा की कमान किसको देनी है ये तय करना हो, अच्छा ठीक है। तो राहुल गांधी बात करते हैं संविधान की, अंबेडकर की, अडानी की, चाइना की, अंबानी की, ठीक है, का सेंसस की, वो सब ये बातें करेंगे। यानी मैंने आपको उदाहरण इसलिए दिया है ये कि जो आप कह रहे हो 2 पावर सेंटर, हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि दोनों के लोग अपने अलग अलग हैं, वही लेकिन उससे पावर सेंटर तय नहीं होता, क्योंकि जो पॉलिटिकल फैसले होते हैं वो राहुल गांधी ही करते हैं आखिर में, राजनीतिक फैसले, क्राइसिस मैनेजमेंट के नहीं। जैसे ही कोई क्राइसिस आता है तो तुरंत प्रियंका गांधी उसमें पीछे से उसको कवर फायर देती है। क्योंकि हम देखे हैं कि हरियाणा चुनाव में आरोप लगे केसी वेणुगोपाल पर कि उन्होंने अपने महिला मित्रों को दिया, टिकट दे दिया। आज देखिए हर्ष क्या हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि प्रियंका गांधी के आने से लोकसभा में बहुत सारे ऐसे कांग्रेस लीडर हैं जो राहुल गांधी के करीब हैं, बड़ा इनसिक्योर महसूस करेंगे। नहीं, बाकी कोई इतना नजदीकी नहीं है, एक आदमी नजदीकी है, वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल, जो पार्टी के संगठन महासचिव हैं। और अगर मैं ये भी कह दूं ना कि अगर डिफेक्टिव प्रेसिडेंट वेणुगोपाल, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस प्रेसिडेंट दरअसल वही है, खड़गे साहब हैं, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, लेकिन जो सारे महत्वपूर्ण फैसले हैं वो वेणुगोपाल ही करते हैं। तो जब प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में आएंगी तो वो इंडिया अलायंस के सारे जितने भी हेड हैं, चीफ है पार्टी के, उनसे रोज मिलेंगी। तो कोई भी होगा, सपोज करो कि अखिलेश यादव ही हैं, वो भी पार्लियामेंट में है और अखिलेश यादव को अपनी बात कहनी है, तो जब उसको ये चूज करना होगा कि मैं वेणुगोपाल को कहूं या प्रियंका गांधी को कहूं, तो वो प्रियंका गांधी को चूज करेगा, क्योंकि हर आदमी चाहेगा कि मैं गांधी के साथ सीधी बात करूं। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा एक नुकसान वेणुगोपाल का हो सकता है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं लगता। क्योंकि एक बात बताता हूं आपको, प्रियंका गांधी जब पार्लियामेंट में आ रही हैं पहली बार, राहुल गांधी 5वीं बार सांसद है, इतना डिफरेंस है सीनियोरिटी का। अब आप इमेजिन कीजिए जब सीट अलॉट होगी लोकसभा के अंदर, तो राहुल गांधी फ्रंट रो में बैठते हैं, बिल्कुल। प्रियंका गांधी कहाँ बैठेंगी? पीछे। कितनी पीछे हमें नहीं पता, लेकिन जब वो तस्वीर सामने आएगी उससे अंदाजा लगाना उस दूरी की कि कितनी दूरी है। लेकिन इस बार हमने देखा सीट अलॉटमेंट की बात हुई तो अवधेश कुमार को आगे रख दिया, नेम वाइज बांट दिया, उसकी अलग बात है। लेकिन एक वीडियो वायरल हुई 10-15 दिन पहले, प्रियंका गांधी के एक बेटे की राहुल गांधी के साथ जो वो कर रहे हैं, रेहान वाड्रा। कहा गया कि ये सॉफ्ट लॉन्चिंग है राजनीति में उनकी। उनको बोलते हैं रेहान राजीव वाड्रा। रेहान को राजीव का नाम दिया राहुल गांधी ने खुद। अच्छा। स्कूल में उनका नाम चेंज कराया। तिरुपति राहुल गांधी गए थे पैदल चल के, तब रेहान साथ में थे। रेहान फोटोग्राफर है। अच्छा। उनकी एग्जीबिशन लगी, उसमें पूरी गांधी फैमिली गई, नेचुरल जाएंगी, परिवार का हिस्सा है। तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि रेहान की ना पॉलिटिकल इंटर्नशिप चल रही है। अच्छा, ठीक है। उस दिन वो सफेद कुर्ते में थे, राहुल गांधी का वीडियो आया कि कैसे जो मजदूर हमारे घर में काम करते हैं, वो उनके पीछे क्या है, उनको कोई नहीं जानता, आप उनको जानिए। तो तिरुपति ले जाना, आज बल्कि रेहान के दोस्त की शादी है जयपुर में, वहां राहुल गांधी गए हैं, प्रियंका गांधी पहले से मौजूद है। तो मैं इसके बारे में इतना ही कहूंगा, क्योंकि बच्चों पे कमेंट नहीं करना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल फैमिलीज के बच्चों पे, सबकी अपनी प्राइवेट लाइफ होती है।
तो मैं इतना ही कहूंगा कि रेहान राजीव वाड्रा की पॉलिटिकल इंटर्नशिप चल रही है। तो ये बेहतर ये होगा बड़ा यंगस्टर्स के लिए कि वो इसको ऐसे समझेंगे। एक दर्शकों की हमारी बड़ी एक शिकायत है, लेकिन वो भी बड़ा नॉर्मल रूप में है। कहा वो उनका कहना है कि आदेश जी जब पोस्ट करते हैं ट्विटर पे तो बड़ा क्रिप्टिक पोस्ट होता है, डिकोड करने में बड़ी मुश्किल होती है। एक उसी में से एक सवाल है, एक मक्खी वाला, जिसमें आप बता रहे हैं कि मैं गांव से आ रहा था, एक गाड़ी में मक्खी होगी तो हमने भी उसको निकालने की कोशिश नहीं की, लेकिन दिल्ली में जैसे आई, दिल्ली से पहले वो कैबिनेट का दर्जा समझ रही थी, दिल्ली में आई नहीं ऐसा नहीं था। ऐसे नहीं वो उसमें क्या था, वो बात सही है कि मैं उस दिन गांव से सुबह आ रहा था, मैं गांव गया था किसी काम से, तो मैंने एक बार गाड़ी रोकी तो शीशा डाउन था, वो मक्खी अंदर घुस गई, 2 अंदर घुसी, तो एक को मैंने बाहर निकाल दिया, निकल गई, एक नहीं निकल पाई, मैंने शीशा बंद कर लिया और मैं आया, दिल्ली पहुंच गया। और दिल्ली के आके वो मक्खी मेरे कान के पास भी नहीं आई। मैं कहा यार, तो मैंने सोचा गांव की मक्खी दिल्ली पहुंच गई, ये तो मेरे गांव की थी, ये दिल्ली कैसे आ गई? तो मैंने तब ये तय किया कि मैं आज मक्खी के ऊपर लिखूंगा। तो मैं उस पर सोचता रहा। अब ये हाल है दिल्ली का कि 1,000 AQI जा रहा है, बहुत स्थिति ठीक है, और जनता अपने घरों में बैठी हुई है, कुछ नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? क्योंकि जनता को मजा आता है जाति और धर्म पे। मैं हिंदू तू मुसलमान, मैं ब्राह्मण तू ठाकुर, मैं दलित तू OBC, है ना, ये इतने बटे हुए हैं ना इसमें, इनको अपने बच्चों की, अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता ही नहीं है। मैं ये कहता हूं कि सरकारें चलती हैं जनता के हिसाब से। निर्भया कांड हुआ दिल्ली में, देश के युवा सड़क पे आए, UPA सरकार झुकी, बिल्कुल, संसद में बिल बनाए, झुकाया ना? हाँ बिल्कुल। मोदी जी 3 कानून लेके आए किसानों के, झुकना पड़ा। 1 लाख किसान चारों तरफ आके बैठ गया, 1 साल तक बैठा रहा। मोदी जैसे नेता जो 303 सांसदों के साथ आए थे पिछले पार्लियामेंट में, उनको वो 3 वापस लेने पड़े कानून। क्यों? जनता चाहती है। हम लड़के और लड़की की सेक्स रेशो के बारे में बात करते हैं, क्या कोई पार्टी मैनिफेस्टो में ये वादा करती है कि नहीं भैया हम इसको सुधारेंगे? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा समाज, हमारी जनता उनसे ये मांग ही नहीं करती। आप करके देखो। बिल्कुल, हाँ। अब मैं ये पूछता हूं, मैंने मक्खी वाली बात इसलिए लिखी कि क्या पोल्यूशन के मुद्दे पर ये जनता अपने नेताओं से सवाल पूछेगी कि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ियां ये जहर जो रोज इनहेल कर रहे हैं, ये कहां जाएंगे? मेरे कहने का मतलब ये है कि राजा वैसा ही काम करेगा जैसा प्रजा उससे चाहेगी। और हमारी प्रजा जो है ना, वो हिंदू मुस्लिम और जातियों में इतना दिमाग खराब हो चुका है उसका कि वो 3 महीने तक अब खुद भी और अपने बच्चों को भी इस जहरीली हवा में रखते हैं। हर साल का काम है। कभी ये नहीं कहते कि जो पॉलिटिकल पार्टी इस पोल्यूशन को दूर करेगी हम उसको वोट देंगे, और जो नहीं करेगी उसको बाहर कर देंगे। इनको ये समझना चाहिए कि नेता इस बात से बहुत डरता है कि उसकी कुर्सी चली जाएगी। इनको अपनी पावर ही नहीं पता। जनता दरअसल वो हाथी है जिसको अपने कान के पीछे ना शरीर दिखाई नहीं देता कि कितना बड़ा शरीर है मेरा। इनको अकल ही नहीं है, इसीलिए 3 महीने तक पागलों की तरह यहाँ रहते हैं। कैंपेन चलते हैं, खबरें छपती हैं अखबारों में, टीवी में, होता कुछ नहीं, आउटकम 0 है। आप एक बार ये तय करो कि जो पॉलिटिकल पार्टी इस पोल्यूशन को दूर करेगी हम उसको सत्ता में लाएंगे, और जो नहीं करेंगे उसको घर भेज देंगे। पोल्यूशन कहीं दिखाई भी नहीं देगा। बिल्कुल। तो नेता जो है ना बहुत डरपोक होता है, जनता ये बात समझती नहीं है। तो वो मैंने इसलिए लिखा, मैं गुस्से में लिखा था। गुस्से में नजर भी आ रहे हैं आप। नहीं मतलब हाथ है ना यार, आपको पता ही नहीं क्या कर रहे हो आप। एक बार चोट मारो ना वोट की, केजरीवाल खुद फिरेगा फवारा लेके कि कैसे पोल्यूशन हो गया यहाँ पे। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, XYZ कोई भी हो, आप एक बार ये तय करो कि हम इस बार पोल्यूशन के मुद्दे पे वोट देंगे। बिल्कुल। अगर ना हो दूर तो मुझे कह देना। सोचिए और आप भी विचारिए। अगला सवाल आपके ट्वीट से ही है। आपने लिखा कि झारखंड में एक राहुल गांधी के खिलाफ एक बीजेपी लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी के खिलाफ बोला। उसके बाद उस नेता को कांग्रेस के एक अर्थशास्त्री उन्होंने फोन किया और उन्होंने कहा कि भाई तूने राहुल गांधी के बारे में बहुत अच्छा किया। क्या ऐसे हैं जो अभी भी डिकोड नहीं कर पा रही है कांग्रेस अपने लोगों को?
राहुल गांधी बहुत ज्यादा ही लोकतांत्रिक आदमी है। मतलब इसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ। ये इसलिए बोल रहा हूँ, 18 तारीख को जिस दिन लास्ट डे ऑफ कैंपेन था झारखंड में और महाराष्ट्र में, उस दिन राहुल गांधी की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक रांची में और एक बम्बई में। तो रांची वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने अपने 2 नेता उतारे। फिर उन्होंने कहा कि आप राहुल गांधी की जाति क्या है वो हमें बताएं, किस धर्म के हैं हमें बताएं, जो भी पॉलिटिकल अटैक होते हैं वो सब हुआ। और उसके बाद एक नेता ने फोन करके कहा कि आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा है, राहुल गांधी का दिमाग खराब हो गया है। ये नेता थे कांग्रेस के। अच्छा, ये यहाँ तक भी ठीक है। तो इसमें खबर क्या है, अभी तक ना मेरे पास किसी का फोन नहीं आया है कि आपने ट्वीट किया है, आप वो कौन था। अच्छा, ना राहुल, नहीं, ना राहुल गांधी के ऑफिस से, ना जीएसओ का, ना ट्रेजरर का, ना किसी जनरल सेक्रेटरी का, ना किसी सेक्रेटरी का, ना कांग्रेस प्रेसिडेंट के यहाँ से, ना राहुल गांधी की टीम से, ना प्रियंका गांधी की टीम से, ना प्रियंका गांधी के यहाँ से किसी का, कहीं से कुछ नहीं। कोई जानना ही नहीं चाहता। अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या होता है। सोनिया गांधी की जो टीम थी ना, AK एंटनी, ऑस्कर फर्नांडिस, अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, ये लोग ऐसे थे कि सोनिया गांधी को ना बिल्कुल रखते थे कवर करके। कहीं भी कोई रिपोर्ट छप रही है, कहीं कुछ भी हो रहा है, तुरंत उसको ठीक करने की कोशिश करते थे। यहाँ क्या होता है, जैसे ही आपने कोई स्टोरी लिखी, सपोज करो आपने कोई स्टोरी लिखी और उसमें थोड़ा सा वो एंटी राहुल गांधी है, तो वो आपसे बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो कहेंगे सर ये इज एंटी गांधी, वो आपको लेबलिंग कर देंगे और छोड़ देंगे। आप करते रहो, उसके बाद आप फिर लिखोगे सर आई टोल्ड यू अर्लियर ही इज एंटी गांधी। ऐसे ही जब आप, यहाँ इतना आसान है राहुल गांधी के सिस्टम में, और या आज की इस दौर की, नई दौर की कांग्रेस में, या मैं कहूं कि वेणुगोपाल की कांग्रेस में, कि आप कुछ भी करो, एक डायलॉग है बस, लेबलिंग, एंटी कांग्रेस, ये तो उसका आदमी है, ये उसका आदमी है, बात कोई नहीं करेगा। ये राजनीति में कितना चल सकता है? अगर मैं आपसे चल तो रहा है, इतनी बड़ी पार्टी में चल रहा है, इस देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी में चल रहा है, और सालों से चलता आ रहा है, चल तो रहा है, और क्या चलेगा, और क्या प्रमाण चाहिए? मैं साक्षात बैठ के दे रहा हूं, उदाहरण भी दे रहा हूं आपको। यहां हर आदमी जो है ना, उसको चाहिए बिल्कुल इजी लाइफ। कांग्रेस में मतलब मेरे पे कुछ ना है। अगर आप किसी और पे ट्वीट कर दो अदर देन गांधी फैमिली, तो पक्का फोन आएगा। हाँ, पूछेंगे भाई कि आखिर कौन है भाई जो हमारे खिलाफ। लेकिन मैं हैरान हूं इस बात से, और मैं 3 दिन से वेट कर रहा था। ये बात हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता था, मैंने बोल दी कि किसी को परवाह नहीं है, ये पार्टी ऑटो मोड में चल रही है। दरअसल बीजेपी कहती है कि भगवान राम उनके साथ है, ना भगवान राम बीजेपी के साथ है और कांग्रेस के साथ है। राम भरोसे ही कांग्रेस चल रही है, भाजपा नहीं चल रही। भाजपा तो मोदी भरोसे चल रही है। एक्चुअली में तो राम भरोसे कांग्रेस है, और एक ऑटो मोड में है, अपना ही हिसाब है, उनके नेता के खिलाफ क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कोई परवाह नहीं, किसी कोई परवाह नहीं। अब अंत में हम आ जाते हैं, आपसे कुछ सवाल हैं दर्शक के, और हमेशा जानने की कोशिश करते हैं, हम सवाल लेके आते हैं आदेश सर का जब भी पिछला इंटरव्यू होता है, और अगले इंटरव्यू के लिए हम तैयारी करके आते हैं, उसमें दर्शक अपना अपना सवाल पूछते हैं, उन्हीं में से हम कुछ सवाल छाटे हैं। एक भूपेश कश्यप हैं, उनका कहना है, सवाल है कि भूपेश बघेल का राष्ट्रीय राजनीति में क्या भविष्य देखते हैं आदेश भैया? संगठनात्मक कार्यशैली बहुत तगड़ी मानी जाती है भूपेश बघेल की। जनरली कांग्रेस पार्टी में एक रिवाज है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है, जब उसकी कुर्सी चली जाती है, तो उसको राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस पार्टी बना देती है। अशोक गहलोत ऐसे ही करते हैं। अशोक गहलोत जब भी मुख्यमंत्री होते हैं, जब वो वहां से हटते हैं, तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होते हैं। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र चुनाव के बाद एक बड़ा रिशफल होने वाला है, और उसमें भूपेश बघेल भी पार्टी के महासचिव बन जाएंगे। तो ओबीसी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो बघेल साहब आप अपने दर्शक को कहिए कि जल्दी ही बघेल साहब जो है राष्ट्रीय महासचिव बनने वाले हैं। एक ओम प्रकाश शारण है, वो कह रहे हैं कि आदेश जी, विल जीतू पटवारी टू एबल रिवाइव कांग्रेस? क्या उनका मेन जिस्ट ये है कि क्या पीसीसी जो चीफ बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में, जीतू पटवारी, क्या वो कांग्रेस को रिवाइव कर पाएंगे? क्योंकि वो बाई इलेक्शन में ही हार गए, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में हार गए। डिफिकल्ट सवाल है, और अभी बेसिकली क्या है ना, वहाँ पे लीडरशिप क्राइसिस है। अदर देन दिग्विजय सिंह एंड कमलनाथ और अर्जुन सिंह के बेटे
और ये जो नई टीम है, उमंग सिंघार, जीतू पटवारी, अरुण यादव भी इसमें, अरुण यादव अभी उस टीम में नहीं है। हाँ, अरुण यादव पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इनको दे दिया गया है कमान, लेकिन इनके सामने काफी हर्डल्स हैं, काफी चुनौतियां हैं, उसका ये कैसे सामना करेंगे। और क्या होता है, लीडरशिप डेवलप करनी पड़ती है। तो यही स्थिति हरियाणा में भी है, यही स्थिति और भी कई राज्यों में है, उत्तराखंड में है, दिल्ली में है, लीडरशिप क्राइसिस है, बहुत सारे राज्यों में। तो नए लोगों को मौका देंगे तभी लीडरशिप डेवलप होती है। तो इसको मैं ऐसे कहूंगा कि इम्तिहान है जीतू पटवारी का। एक केरला से हैं, नादिरा साबा हैं, वो कह रहे हैं कि बताइए आदेश सर, ये कांग्रेस में इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिसमें शशि थरूर भी हैं, उनका यूज सही तरीके से नहीं कर पा रही कांग्रेस। ये बात सही है। हाँ। शशि थरूर का जैसा इस्तेमाल होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। देखिए, एक तो क्योंकि वो केरल से आते हैं और राहुल गांधी की अभी तक की जो राजनीति थी वो केरल से चल रही थी, और अब प्रियंका गांधी वहाँ पे चली गई हैं। और वहाँ पे रमेश चन्नीथला, वीडी सतीशन, ये लोग वहाँ के बड़े लोग हैं इन टर्म्स ऑफ इनकी बहुत फॉलोइंग है, जनता के लोग हैं। वेणुगोपाल इतने पॉपुलर केरला में नहीं है जितने दिल्ली में है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो जबकि मैं ये कहूंगा कि थरूर साहब भी इतने खराब दौर में भी वहां से चुन के आए हैं, ठीक है। और जबकि उनको कहते हैं कि नहीं ये तो अंग्रेजी वाले वो हैं, अधिकारी रहे हैं, विदेश में रह के आए हैं, नहीं, वो एक मजे हुए राजनेता हैं और जीत के आ रहे हैं बार बार, ये इस बात का प्रमाण है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि उनका जो सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है उसका कारण है दिल्ली में बैठी केरल लॉबी। बस इतना ही बोल सकता हूँ उसके बारे में। एक लास्ट सवाल है, लास्ट ले लेते हैं। ये सवाल है बिमल कुमार का, कह रहे हैं कि ये उड़ीसा से हैं, कह रहे हैं कि आदेश सर प्लीज अबाउट उड़ीसा कांग्रेस, कुछ उड़ीसा कांग्रेस के बारे में पूछें कि उड़ीसा कांग्रेस का भविष्य कैसा देख रहे हैं आप। उड़ीसा कांग्रेस में ना पहली बार कुछ अच्छा करने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर अजय कुमार अभी झारखंड से चुनाव लड़ रहे हैं, वो वहाँ के इंचार्ज हैं उड़ीसा के। तो जब वहाँ पे विधानसभा चुनाव हुआ तो उन्होंने ये पाया कि जो भी एग्जिस्टिंग उस वक्त की जो कांग्रेस थी, यानी उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसके 80% लोग जो हैं वो बीजेडी और बीजेपी से मिले हुए थे और मिलके सब धंधे कर रहे थे। कोई माइन चला रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो अजय कुमार ने रिकमेंडेशन किया कि भैया हमें इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग कर देना चाहिए, और उसको भंग कर दिया गया जो मौजूदा थी। हाँ, इलेक्शन हारने के बाद जब उड़ीसा में सरकार बनी बीजेपी की, उसके बाद उसको भंग कर दिया गया। और अब ये नए सिरे से उसको डेवलप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं कि ऐसे लोग हों जो एक हम नई टीम डेवलप करें, लेकिन जो दूसरी पार्टियों से मिले हुए ना हो, क्योंकि बहुत लंबे समय से वहां पे कांग्रेस पार्टी नहीं है, लेकिन अब वो स्पेस बीजेपी ने ग्रैब कर लिया है। तो अब मुझे लगता है, क्योंकि नवीन पटनायक की भी जो तबीयत है वो नासाज रहती है, भगवान उनको लंबी उम्र दे, लेकिन अच्छा मौका है कांग्रेस के पास वहां विपक्ष में पैर जमाने का। तो अब वो नए सिरे से प्रदेश कांग्रेस कमेटी, संगठन, जिला, ब्लॉक, उन सबको डेवलप करने में लगे हुए हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि पहली बार ये पॉजिटिव खबर है उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो विमल जी, उड़ीसा कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। तो सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।